हेलो दोस्तों, मैं हूं अमरदीप सिंह। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी नॉलेज में। दोस्तों, जो हमारी 10 मिनट वीडियो सीरीज चल रही थी उसमें आज हमारी 5वीं क्लास है, जिसमें हम प्लासी के युद्ध को आज की क्लास में कवर करेंगे। प्लासी का युद्ध भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण युद्ध माना जाता है और इस युद्ध से रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन भी अंत में मिलेगा। उस क्वेश्चन का भी आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देकर बताना है। कल की क्लास में जब हमने अंबुर का युद्ध कवर किया था तो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आया और अधिकतर बच्चों ने उसका सही आंसर दिया, जो कि कमेंट सेक्शन में आपने बताया। तो आज की क्लास में भी अगर आपको कुछ भी अच्छा लगे, आपको लगे कि मेरी मेहनत आपके लिए सफल हो रही है, तो आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। और इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ताकि मेरे को ये पता लग सके कि आप लोगों को ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध समझने से पहले हमको थोड़ा सा उसके बंगाल के बैकग्राउंड को समझना पड़ेगा। तो देखिए, प्लासी के युद्ध से पहले की घटनाओं को मैं थोड़ा सा बता देता हूं। अलीवर्दी खां 1740 से 1756 तक बंगाल के नवाब रहते हैं। आपको पता है, छत्तीसगढ़ के जब हम इतिहास पढ़ते हैं तो उसमें भी पढ़ते हैं मीर हबीब का आमंत्रण से मराठा सेना बंगाल में आक्रमण करने जाती है, लेकिन वो बंगाल में अलीवर्दी खां को हरा नहीं पाती, फिर उनके मध्य समझौता होता है। तो आप उसी से याद रखिएगा कि अलीवर्दी खां जब बंगाल के नवाब थे तो इनमें मराठों का हस्तक्षेप लगातार चल रहा था। यानी अलीवर्दी खां जब बंगाल के नवाब थे तो मराठे लगातार इन पर हस्तक्षेप कर रहे थे, बंगाल की राजनीति में हस्तक्षेप कर रहे थे। अब अलीवर्दी खां बंगाल, बिहार और उड़ीसा, ये तीनों क्षेत्र उसके अंतर्गत ही अलीवर्दी खां के अंतर्गत आते थे। अब 1740 से 1756 तक अलीवर्दी खां ही बंगाल के नवाब रहते हैं। अलीवर्दी खां की मृत्यु सन 1756 में होती है और अलीवर्दी खां की कोई भी संतान नहीं होती, यानी कोई भी बेटा नहीं होता मेन रूप से। और उनके 3 दामाद रहते हैं, तीनों दामाद की भी मृत्यु हो गई रहती है। तो इसी के लिए अलीवर्दी खां की मृत्यु के बाद अलीवर्दी खां की छोटी बेटी, जिसका बेटा था सिराजुद्दौला, वो बंगाल के नवाब बनाए जाते हैं। यानी अलीवर्दी खां के नाती फिर आपके बंगाल के नवाब बनते हैं। आपको जो मैं रिश्तेदारी बताता हूं वो भी याद रखिएगा, पेपर में आपसे रिश्तेदारी से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, अलीवर्दी खां के बाद अलीवर्दी खां का जो नाती रहता है सिराजुद्दौला, वो बंगाल का नवाब बनता है 1756 में। अब देखें, जब सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बनता है तो इनके नवाब बनने पर उन्हीं के रिश्तेदार इनके ऊपर क्या करने लगते हैं भाई, प्रॉब्लम क्रिएट करने लगते हैं, इनका विरोध करने लगते हैं। कौन? शौकतगंज। शौकतगंज कौन रहता है? सिराजुद्दौला की मौसी का बेटा रहता है। सिराजुद्दौला की मौसी का बेटा कौन रहता है? शौकतगंज। और सिराजुद्दौला की चाची रहती, जिनका नाम रहता है घसीटी बेगम। ये दोनों ही इनके ऊपर प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, क्योंकि ये दोनों अपने अपने को नवाब बनाना चाह रहे थे। ठीक है, और मतलब बंगाल का हेड इन लोग ही बनना चाह रहे थे। लेकिन जब सिराजुद्दौला बन जाता है तो सिराजुद्दौला केवल 20 साल की उम्र में नवाब बन जाता है, तो इन लोग इनका विरोध करने की कोशिश करते हैं। तो सिराजुद्दौला को यह पता रहता है कि जो शौकतगंज है ये कहीं ना कहीं अंग्रेजों के पास चला जाएगा और अंग्रेजों की मदद मांगेगा और खुद को बंगाल का नवाब बनाने की कोशिश करेगा। तो सिराजुद्दौला इन्हीं को रोकने में हमेशा लगे रहता था, इन्हीं का जो इन लोग विरोध करते थे तो उन्हीं की लड़ाई में लगा रहता था, जिसके कारण सिराजुद्दौला का जो राजकोष है वो लगातार कम हो रहा था। अब जब हम मुगल हिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसमें एक फर्रुखसियर आते हैं, जो कि मुगल नवाब रहते हैं। फर्रुखसियर क्या करते हैं, अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया जो कंपनी रहती है उनके लिए दस्तक जारी कर देते हैं। दस्तक का मतलब क्या होता है? बिना करके आप व्यापार कर सकते हो। तो वो दस्तक जो रहते हैं, फर्रुखसियर जो रहते हैं, वो अंग्रेजों की जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसके लिए दस्तक जारी कर देते हैं कि वो बंगाल में बिना कर दिए मतलब व्यापार कर सकते हैं। तो अब यहां पर सिराजुद्दौला जो रहते हैं उनको पता रहता है कि ये जो है अंग्रेजों के पास जाएंगे, तो सिराजुद्दौला भी अंग्रेजों के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश करते हैं। वो क्या दबाव बनाते हैं? क्योंकि अंग्रेजों को जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको दस्तक केवल बंगाल में व्यापार करने के लिए दी गई थी, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उस दस्तक का प्रयोग बंगाल, उड़ीसा, बिहार सब जगह व्यापार करने के लिए करने लगी, जो कि एक गलत बात थी। तो सिराजुद्दौला का जो राजकोष है वो लगातार खाली होता जा रहा था। क्यों खाली होता जा रहा था भाई? क्योंकि बिना कर के व्यापार करने से कर की राशि तो नवाब के पास आती है। अब वो बिना कर के व्यापार कर रहे हैं तो कर की राशि तो आ ही नहीं रही उनके पास, तो उनका राजकोष लगातार खाली होता जा रहा था और उनको ये सब प्रॉब्लम भी क्रिएट हो रही थी, तो इसमें भी राजकोष उनका खत्म होता जा रहा था। तो सिराजुद्दौला को भी अपना राजकोष बढ़ाना था, तो इसी के लिए वो क्या किए, अंग्रेजों को एक चिट्ठी लिखे कि आप जो है
जो दस्तक आपके लिए जारी हुई है वो केवल बंगाल के लिए हुई है। आप बिहार उड़ीसा में बिना मतलब आप बिना कर दिए व्यापार नहीं कर सकते। लेकिन अंग्रेज जो है उनकी कोई भी जवाब नहीं देते। वो जो भी पूछते हैं कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, कोई सिराजुद्दौला को अंग्रेज जवाब नहीं देते। इसी के लिए सिराजुद्दौला क्या करते हैं, जून 1756, यहाँ पे 1757 लिखा है, इसको 1756 मान के चलेंगे, वो टाइपिंग मिस्टेक है। जून 1756 में जो सिराजुद्दौला रहते हैं, जून 1756 में सिराजुद्दौला क्या करते हैं, कासिम बाजार, जो बंगाल में कासिम बाजार पड़ता है, उस कासिम बाजार में अंग्रेजों की फैक्ट्री थी, ईस्ट इंडिया कंपनी की फैक्ट्री थी। तो सिराजुद्दौला इस फैक्ट्री को हथिया लेते हैं, बंद करवा देते हैं। यानी इस फैक्ट्री को जाकर आप बोल लीजिए कब्जा स्थापित कर लेते हैं इस फैक्ट्री के ऊपर, और इस फैक्ट्री को बंद कर देते हैं। और उसी समय वो क्या करते हैं, कलकत्ता में फोर्ट विलियम है, आपने सुना होगा, फोर्ट विलियम कलकत्ता में है। उस फोर्ट विलियम जो किला है उसको जाकर जो सिराजुद्दौला की सेना रहती है वो फोर्ट विलियम को जाकर घेर लेती है। अब यहां पर जो ब्रिटिश लोग रहते हैं उस फोर्ट विलियम में, उनको कैद करके सिराजुद्दौला एक कमरे में बंद कर देते हैं। क्लियर है। यह घटना होती है 15 जून 1756 की। 15 जून 1756 को फोर्ट विलियम को घेर कर वहां जितने भी ब्रिटिशर्स थे उनको बंद, एक कमरे में जाकर बंद कर दिया जाता है, जिसको हम काल कोठरी की घटना बोलते हैं। जिसको हम काल कोठरी की घटना बोलते हैं। काल कोठरी की घटना कब हुई है, 15 जून 1756 को ही है। और अंग्रेजों 145 अंग्रेजों को एक कमरे में बंद कर दिया जाता है। अब जब 145 लोगों को एक कमरे में बंद कर दिया जाता है तो घुटन के कारण लोगों की मृत्यु होने लगती है। और अगले दिन जब दरवाजा खोला जाता है उस कमरे का तो 123 लोगों की मृत्यु हो गई रहती है। यानी 123, 145 में से 123 लोग मर चुके रहते हैं। उसमें से एक व्यक्ति जो बचा रहता है जिसका नाम रहता है हालवेल। हालवेल ने ही इस घटना की जानकारी अपनी पुस्तक में आगे चलकर दी है। लेकिन ऐसा माना जाता है कि हालवेल जो थे उन्होंने ये घटना को जानबूझकर लिखा है, लेकिन ऐसी कोई घटना घटित नहीं हुई है, क्योंकि जितनी भी सर्वे वहां पर हुए हैं जो भारतीय इतिहासकार हैं उन्होंने इस घटना को गलत माना कि वो सिराजुद्दौला को आप बोल सकते हैं उनके खिलाफ अफवाह फैला रहे थे ताकि उनका विरोध हो, उनकी बदनामी हो। इसी के लिए इस घटना को प्रचार किया हालवेल ने जबरदस्ती का। ऐसा लेकिन कुछ हुआ नहीं था। लेकिन क्योंकि आज भी हम इतिहास में यही पढ़ते हैं कि ये घटना हुई है इसलिए हम इसको पढ़ ले रहे हैं। क्लियर। तो 145 अंग्रेज में से 123 मर गए। उसमें से एक आपके जो हालवेल थे वो बचे जिन्होंने काल कोठरी घटना की जानकारी दी। अब देखिए ये जानकारी पहुंच जाती अंग्रेजों के पास, और अंग्रेज इस समय मद्रास में, जो मेन अंग्रेज जो उनकी यहां पर सेना थी वो मद्रास में इस समय रहती है। तो यहां पर जब मद्रास में ये खबर पहुंचती है कि कलकत्ता के क्षेत्र को, ईस्ट इंडिया कंपनी के क्षेत्र को हड़पा जा रहा है, उनकी फैक्ट्रियां बंद की जा रही है, तो इसी के लिए मद्रास से क्या होता है, मद्रास से आपके ब्रिटिश सेना आती है और उसमें एडमिरल वॉटसन और जनरल क्लाइव, इनके नेतृत्व में ये ब्रिटिश सेना आती है। वही रॉबर्ट क्लाइव, वॉटसन और क्लाइव के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना कहां जाती है, कलकत्ता आ जाती है। ठीक। और कलकत्ता में आते ही वो क्या करते हैं भाई, कलकत्ता में आते ही जो उनकी क्षेत्र हड़पे गए थे सिराजुद्दौला के द्वारा, उन क्षेत्रों को वापस पा लेते हैं। इस समय क्योंकि सिराजुद्दौला कलकत्ता से चले गए रहते हैं और वो मुर्शिदाबाद में रहते हैं, तो मुर्शिदाबाद में सिराजुद्दौला को ये जानकारी पहुंचती कि अंग्रेज जो है वो कलकत्ता आ गए हैं। तो मुर्शिदाबाद से सिराजुद्दौला भी अपनी सेना को लेकर निकलता है कलकत्ता की ओर, ताकि वो अंग्रेजों से युद्ध लड़ सके। लेकिन जब सिराजुद्दौला निकलता है कलकत्ता से यहां पे आने के लिए, तो उसके जो सैनिक रहते हैं, ठीक, उसके जो सैनिक रहते हैं उनका मनोबल बहुत गिरा हुआ रहता है, क्योंकि सैनिकों में कोई ऐसा उत्साह की भावना ही नहीं रहती कि वो जाकर अंग्रेजों को हरा पाए। तो जब सिराजुद्दौला देखता है कि यहाँ पे तो सैनिकों में मनोबल ही नहीं है कि वो अंग्रेजों का सामना कर पाए, इसलिए सिराजुद्दौला क्या करता है, क्लाइव से, रॉबर्ट क्लाइव से जाकर संधि कर लेता है। और वो संधि कौन सी होती है, अलीनगर की संधि होती है। तो अलीनगर की संधि 9 फरवरी 1757 को, ये याद रखिएगा, अलीनगर की संधि कब हुई है, 9 फरवरी 1757। और अंग्रेज कब पहुंचते हैं भाई, अंग्रेज 16 अक्टूबर 1756 को कलकत्ता पहुंच गए रहते हैं। अपनी सेना लेकर 16 अक्टूबर 1756 को कलकत्ता पहुंच गए रहते हैं और अपने क्षेत्रों को जीतने लग जाते हैं वापस। जो उन्होंने हार गए थे अपनी फैक्ट्री को भी उन लोग वापस पा लेते हैं। तो जब सिराजुद्दौला की सेना निकलती है भाई कलकत्ता के लिए, तो देखता है कि यहाँ तो मेरे सैनिकों में मनोबल ही नहीं है। तो इसी के लिए सिराजुद्दौला क्या करता है, संधि करने के लिए विवश हो जाता है। तो अलीनगर की संधि होती है 9 फरवरी सन 1757 को अलीनगर की संधि हुई। और इस संधि में क्या बातें बोली गई हैं कि अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा में दस्तक के तहत व्यापार करने का अधिकार दिया जाएगा। यानी जो जिसका विरोध सिराजुद्दौला आप कर रहे थे वही सिराजुद्दौला को करना पड़ गया। यानी बंगाल, बिहार और उड़ीसा तीनों में
जो दस्तक पहले से वो व्यापार कर रहे थे वैसे ही वो व्यापार करते रहेंगे। पहले तो केवल बंगाल में उनको छूट थी, अब ये बिहार और उड़ीसा में भी जो जिसका विरोध सिराजुद्दौला कर रहे थे, अब सिराजुद्दौला खुद उसके लिए दस्तक दे रहे हैं कि आप जो है बंगाल बिहार उड़ीसा में बिना कर दिए व्यापार करते रहो। सेकंड चीज, जो सिराजुद्दौला ने जितनी भी फैक्ट्री हड़पी होगी सब फैक्ट्री को वापस कर देंगे अंग्रेजों को, ये अलीनगर की संधि हुई। अब अलीनगर की संधि के बाद अंग्रेजों को पता था कि जो दक्षिण भारत है वहां पर फ्रांसीसियों का अधिकार बढ़ता जा रहा है, फ्रांसीसियों का जो आप बोल सकते हो महत्व बढ़ता जा रहा है। इसी के लिए उनको पता था कि सिराजुद्दौला कहीं ना कहीं फ्रांसीसियों के पास जाएगा और फ्रांसीसी अपनी सेना लेकर यहां आएंगे और हमको हरा देंगे। इसी के लिए अंग्रेज यहां पर दिमाग लगाने लगे और उन्होंने ये देखा कि जब सिराजुद्दौला युद्ध के लिए आए थे तो उनके सैनिकों में कोई मनोबल नहीं था, और कई सैनिक तो ऐसे थे जो सिराजुद्दौला का ही युद्ध करने के लिए विरोध कर रहे थे कि आप युद्ध मत करो, सिराजुद्दौला को बोल रहे थे। उसमें से एक सेनापति था जिनका नाम था मीर जाफर, तो वो सिराजुद्दौला की सेना का सेनापति था मीर जाफर। तो अंग्रेज जो है मीर जाफर को अपने पास बुलाते हैं और उनको षड्यंत्र में शामिल करते हैं, और षड्यंत्र ये रहता है कि हम ये अनाउंस करेंगे, ये घोषणा करेंगे कि जो सिराजुद्दौला है वो हमारी अलीनगर की संधि को तोड़ रहा है, उसका उल्लंघन कर रहा है और हम उनके ऊपर आक्रमण करेंगे। और जब सिराजुद्दौला युद्ध करने आएंगे तो उनके जो सेनापति जितने भी रहेंगे वो युद्ध में सिराजुद्दौला का साथ नहीं देंगे और सिराजुद्दौला अकेला छूट जाएगा और हमारी सेना सिराजुद्दौला को हरा देगी, और जो मीर नवाब सेनापति है अब उसको बंगाल का नवाब बना देंगे। तो ये षड्यंत्र बना लेते हैं अंग्रेज, किसके साथ मिलकर? मीर जाफर के साथ मिलकर, जो सिराजुद्दौला की सेना का सेनापति रहता है। अब यहां पर अंग्रेज घोषणा करते हैं कि जो सिराजुद्दौला है वो अलीनगर की संधि का उल्लंघन कर रहे हैं, और इस कारण हम उनके ऊपर, क्योंकि अलीनगर की संधि के तहत अंग्रेजों को व्यापार करने की छूट थी और वो व्यापार करने सिराजुद्दौला दे ही रहे थे, कोई उल्लंघन नहीं कर रहे थे, लेकिन अंग्रेजों का ये षड्यंत्र था कि उन्होंने घोषणा की कि जो सिराजुद्दौला है वो अलीनगर की संधि का उल्लंघन करा और उनके ऊपर आक्रमण कर दिए। लेकिन वास्तव में सिराजुद्दौला ने कोई संधि का उल्लंघन नहीं किया था। अब सिराजुद्दौला को जब ये पता चलता है कि वो हम पर आक्रमण करने के लिए आ रहे हैं और झूठा आरोप लगा रहे हैं कि हमने अलीनगर की संधि तोड़ी, तो सिराजुद्दौला भी अपने सैनिकों को तैयार कर लेता है और लगभग 50,000 की सेना सिराजुद्दौला की रहती है, और अंग्रेजों की सेना मात्र 1 से 2,000 की अंग्रेजों की सेना रहती है। तो सिराजुद्दौला के अगर सैनिक सिराजुद्दौला का साथ देते तो अंग्रेजों को आसानी से वो हरा सकते थे। लेकिन सिराजुद्दौला ने एक रणनीति बनाई। क्या रणनीति बनाई? कि वो अपनी सेना को 4 टुकड़ियों में बांट देंगे और हर टुकड़ी का एक सेनापति रहेगा। तो उसमें से मीर जाफर भी एक टुकड़ी का सेनापति था। तो मीर जाफर जो चार टोटल टुकड़ी थी उसमें से 3 टुकड़ियों के जो सेनापति वो मीर जाफर की तरफ से षड्यंत्र में शामिल थे। केवल एक टुकड़ी ऐसी थी जो सिराजुद्दौला के में शामिल थी, यानी सिराजुद्दौला का साथ देती। बाकी 3 अंग्रेजों से षड्यंत्र कर लिए थे। मीर जाफर ने बाकी बचे हुए 2 को भी अपने हाथ में ले लिया था, उनसे भी षड्यंत्र कर लिया था। केवल एक ऐसी टुकड़ी थी सैनिकों की जिसका सेनापति मुइद्दीन थे। मुइद्दीन जो थे केवल सिराजुद्दौला का साथ देने के लिए एग्री थे। बाकी जो 3 थे वो अंग्रेजों का साथ थे, लेकिन सिराजुद्दौला को यह पता नहीं था कि वो अंग्रेजों का साथ देने वाले। तो सिराजुद्दौला कॉन्फिडेंस से युद्ध करने के लिए पहुंच गया, लेकिन युद्ध के 1 दिन पहले बारिश हुई, और बारिश होने के कारण जो सिराजुद्दौला का तोप खाने थे वो पूरे जो बारूद थे वो गिल्ले हो गए। तो गिल्ले हो गए तो अब बारूद तो चल नहीं सकता, भाई तोप तो चल नहीं सकती। तो अब जब अंग्रेजों की सेना रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में और सिराजुद्दौला की सेना सामने आती है, तो जो सिराजुद्दौला की सेना की 3 टुकड़ी रहती है वो मीर जाफर के जो षड्यंत्र में रचे रहते हैं वो युद्ध लड़ने से मना कर देते हैं, और केवल जो मुइद्दीन रहते हैं वो युद्ध लड़ने के लिए आगे जाते हैं, और मुइद्दीन जो रहते हैं वहां पर उनकी मृत्यु हो जाती है। जब सिराजुद्दौला देखते हैं ये तो षड्यंत्र है, हमारी सैनिक अंग्रेजों का साथ दे रहे हैं, तो सिराजुद्दौला जो है वो इस युद्ध के मैदान को छोड़कर भाग जाता है मुर्शिदाबाद की ओर, और प्लासी का युद्ध अंग्रेज जो है वो मीर जाफर के षड्यंत्र से यहां पर जीत जाते हैं, बिना कुछ प्रॉब्लम के सीधा सीधा जीत जाते हैं। तो अब जो है प्लासी का युद्ध अंग्रेज जीतते हैं रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में, तो अंग्रेज अपने वादे को पूरा करते हैं और मीर जाफर को क्या करते हैं, बंगाल का नवाब बना देते हैं। और सिराजुद्दौला क्योंकि मुर्शिदाबाद भाग गया है, तो अब मीर जाफर का जो बेटा रहता है उसको पता है कहीं ना कहीं ये भविष्य में हम पर प्रॉब्लम करेगा। तो प्लासी के युद्ध खत्म होने के बाद जो मीर जाफर का बेटा रहता है, आप नीचे पढ़ेंगे, मीर जाफर का बेटा रहता है मीरन जाकर सिराजुद्दौला की हत्या कर देता है। वो भी प्लासी के युद्ध के बाद। प्लासी के युद्ध में तो वो भाग जाता है, लेकिन मीरन जो हत्या करता है सिराजुद्दौला की वो प्लासी के युद्ध के बाद करता है। तो प्लासी का युद्ध कब हुआ है? 22 जून 1757। 22 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ है। प्लासी का युद्ध में कौन कौन किसके मध्य युद्ध हुआ है? रॉबर्ट क्लाइव जो कि ब्रिटिश सेना का नेतृत्व कर रहे थे, और सिराजुद्दौला जो बंगाल की सेना
सेना का नेतृत्व कर रहे थे। प्रॉब्लम क्या आई, मीर जाफर यहां पर अंग्रेजों के साथ षड्यंत्र में शामिल था। मीर जाफर कौन था, सिराजुद्दौला की सेना का सेनापति था। तो वो षड्यंत्र में अंग्रेजों के साथ मिल गया और अपने ही नवाब के खिलाफ वो षड्यंत्र रच दिया, जिससे सिराजुद्दौला इस युद्ध में हार गए। सिराजुद्दौला अपनी हार को देखते हुए और षड्यंत्र को समझते हुए वो वहां से युद्ध क्षेत्र को छोड़कर चले गए और आगे चलकर मीर जाफर बंगाल के नवाब बने। यानी प्लासी का युद्ध जीतते ही मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया गया। और जो आपके मेन रूप से जो आपके मीर जाफर के बेटे थे जिनका नाम था मीरन, वो बाद में जाकर सिराजुद्दौला की हत्या भी कर देते हैं। तो ये है आपका पूरा प्लासी का युद्ध, जिसका हमने पूरा हिस्ट्री देख लिया कि प्लासी का युद्ध हुआ क्यों था, क्या कारण थे, उसके क्या क्या रिजल्ट है, वो सब हमने देख लिया। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, जिसके क्वेश्चन के आंसर जो है आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। क्वेश्चन क्या है, प्लासी के युद्ध के संबंध में, प्लासी के युद्ध के संबंध में कौन सा कथन सही है। पहला, यह युद्ध 22 जून 1757 को ब्रिटिश सेना व बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के मध्य हुआ। सेकंड, इस युद्ध में सिराजुद्दौला के सेनापति मीर जाफर ने अंग्रेजों का साथ दिया। तीसरा, इस युद्ध के दौरान ही सिराजुद्दौला की मृत्यु हो गई। अब आपको यह बताना है कि इसमें से कौन सा कथन सही है, 1 2 2 3 1 3 1 2 3। तो आपको कमेंट सेक्शन में मेरे को यह बताना है कि इसमें कौन सा आंसर सही है, ABCD। क्वेश्चन अच्छे से पढ़िएगा, उसके आंसर अच्छे से आप देने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप आंसर अच्छे से दे रहे हैं तो मैं मान लूंगा कि आपको ये टॉपिक समझ आ गया और मेरी मेहनत जो इस टॉपिक को समझाने की आपके ऊपर थी वो सफल हुई। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, कुछ चीजें आपको नहीं जानने के लिए मिली होगी। अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और कुछ भी अच्छा लगा तो अपनी बातें को कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, सर हमको अच्छे से समझ आ गया। और ये जो क्वेश्चन है उसका भी आंसर दे दीजिएगा, तो कमेंट भी कर दीजिएगा और कुछ भी अच्छा लगा वीडियो को शेयर कर देंगे। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देंगे। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में। जय भारत, जय छत्तीसगढ़।